हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुवेव के ऊपर। और अपन बात कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। और यहाँ पर जो अपन ने है चैप्टर 1 पूरा कर लिया, क्योंकि इस चैप्टर के 3 पार्ट कर रखे हैं है ना आपकी बुक के अंदर। तो चैप्टर 1 जो है दैट है ना इज ओवर, दैट इज कम्प्लीटेड है ना। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा दैट इज गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। पहली बात तो गाउस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं अपन, किस काम में आएगा। ठीक है, जैसे अभी आप याद करो अब तक अपन ने पढ़ा कि किसी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लो कि ये चार्ज अपन ने क्यू मान लिया, तो इस चार्ज क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डिस्टेंस आर के ऊपर। तो ये आपको आता होगा दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आता है। बट मैं यदि आपसे ये पूछूं कि मान लो कि यहाँ पर ये कोई बड़ी बॉडी है, लार्ज बॉडी है, एट सपोज अपने एक वायर मान लिया, और इस वायर के ऊपर चार्ज अपन ने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। इसके वायर के ऊपर चार्ज अपन ने क्यू अज्यूम कर लिया। तो यदि मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि इससे डिस्टेंस आर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो आई थिंक कि अब तक के कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, है ना, और पॉसिबल भी नहीं है। तो बड़ी बॉडीज के लिए, लार्ज सिस्टम के लिए, है ना, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। तो गाउस लॉ जो है दैट इज द, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज बॉडीज लाइक वायर और प्लेट और स्फीयर। ठीक है, तो ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। बट फिर भी गाउस लॉ पढ़ने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले एक पॉइंट है जो अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, एक बार के लिए एक नई क्वांटिटी अपन पढ़ रहे हैं, नई क्वांटिटी, और उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान देना एक बार के लिए। पहली बात, इसका जो सिंबल जो रहेगा दैट इज फाई। ठीक है, फाई, पाई नहीं है, ये है फाई, PHI, इसका सिंबल रहेगा। अब ये जो टर्म आ रही है दैट इज न्यू टर्म फॉर यू, है ना। अब तक अपन ने इसकी कहीं बात नहीं की पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक अपन ने पढ़ा है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और फोर्स क्या होता है। जो नया पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन आज, वो है फ्लक्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और इसको मैं और थोड़ा सही करूं तो यहाँ पर आएगा फाई ई, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फ्लक्स है अपना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्योंकि 12th में अपन पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पे क्या आएगा, फाई एम आएगा। तो फ्लक्स के लिए जो कॉमन नाम है फाई है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई ई। ये ई जो है इसके बेस में है, इसके चरणों में है। ठीक है, अब ध्यान दे फिर से कि गाउस लॉ को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए अपने को फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स को समझने के लिए एक और चीज चाहिए अपने को, एरिया। एरिया, अब बोलोगे सर एरिया में कौन सी बड़ी बात है, एरिया तो अपन ने पढ़ रखा है बहुत बार पहले भी। बट ध्यान दो बच्चों कि एरिया जो है, जो आपने पढ़ रखा है 9th 10th तक, है ना, दैट इज ना इजी पार्ट। अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, इसका सिंबल क्या रहेगा अपना, ए वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है। अब सवाल ये आता है कि सर एरिया जो है क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो पहली बात तो आप ये अपने माइंड में सेट करें कि जो एरिया जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वो कैसी क्वांटिटी है अपनी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको अपन समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन जो एरिया का होगा वो किस साइड में होगा, तो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। और एरिया पढ़ने के बाद में अपन कहाँ आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, और इसको पढ़ने के बाद में अपन कहाँ आएंगे, गाउस लॉ के ऊपर आएंगे। ठीक है ना, ये अपन पढ़ पाएंगे अपन। तो पूरा जो सीक्वेंस जो है बन रहा है, आपको मालूम पड़ रहा होगा कि इसको समझना है मेरे को, मेरा जो मेन टारगेट है वो मुझे ये समझना है। बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, वो कर रहे हैं अपन एरिया वेक्टर से। तो एरिया के बारे में जो पहला पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये करना है कि जो एरिया है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो मेन काम डायरेक्शन निकालना ही होगा, क्योंकि एरिया कितना है वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अपन एक काम करें, मैं एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने कि ये अपन ने एक क्वाड्रेंट मान लिया, ये अपन ने एक्स मान लिया, ये अपन ने वाई मान लिया, और जेड कहां पर होगा, जेड अपन ने यहां मान लिया, ये अपन ने जेड मान लिया। ठीक है, ये क्वाड्रेंट अपन ने अज्यूम कर लिया, एक्स वाई और जेड। और एक ये मान लो अपन एक एरिया मान लिया यहां पर, है ना, ये स्क्वायर मान लो आप, स्क्वायर प्लेट मान लो आप। इसकी जो ये साइड है वो भी अपन ने ए मान ली, और ये भी अपन ने इसकी क्या मान ली, ए मान ली। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इसका एरिया कितना होगा, व्हाट इज द एरिया, तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर देगा। इसको 9th का जो बच्चा है वो भी इसको आराम से सोल्व कर देगा कि सर जो एरिया आएगा वो इसका कितना आएगा, इस सेट, है ना, इस पार्ट का जो एरिया है वो कितना आएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर फॉर्म में है। एंड व्हाट दिस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो इसका आंसर ना ए स्क्वायर आएगा।
बट जो मेन क्वेश्चन है अपने लाइक यहाँ का जो लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनता है कि सर जो एरिया आया वो किस साइड में है, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो उसको निकालने के लिए आप हमेशा एक पॉइंट याद रखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ए वेक्टर is always perpendicular to surface, this is the rule to find direction of area vector। इसको आप याद कर ले। तो बताओ मुझे आपकी इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, सोचो एक बार के लिए कि ये x है, ये y है, z कहां पर है, बाहर की ओर है। अपनी जो प्लेट है, ये वाली जो एरिया है वो कौन से प्लेन में है, वो अपना एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके जो परपेंडिकुलर लो होगा, कौन सा होगा परपेंडिकुलर, बाहर की ओर, ऐसे या ऐसे या अंदर की ओर। इसको अपन क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस, और जो अंदर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस जेड एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर जो इस वाली है ना एरिया के लिए जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो दो हो सकती है, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। लेकिन फिर भी आप ध्यान दो कि ये जो है वो डिपेंड करेगा कि हु इज द ऑब्जर्वर या वेयर इज द ऑब्जर्वर, कि जो देखने वाला है वो कहां पर खड़ा है। बताओ कि यदि मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं कहां खड़ा हूं इसके लिए, मैं इसके लिए बाहर की ओर खड़ा हूं। तो मेरे लिए जो परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा होगा, बाहर वाला होगा। मेरी बात सही है क्या। यदि कोई आदमी उसके उस साइड में, हालांकि पॉसिबल नहीं है बॉडी के अंदर अंदर जाना, बट फिर भी यदि आप जा पाओ आप में से कोई है ना, तो वो अलग बात है। वरना अभी जो मेरे को दिख रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है वो कहां पर आएगा, परपेंडिकुलर पर आएगा। बट परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, दो केस बनते हैं। नॉर्मल यहाँ पे दो बन सकते हैं, नॉर्मल या तो कौन सा बन सकता है, बाहर वाला जेड वाला, और या कौन सा माइनस जेड वाला। बट वो जो है अपने लिए काम का नहीं है ना। तो यहाँ पर अपने लिए कौन सा काम का रहेगा, बाहर वाला, बिकॉज जो ऑब्जर्वर है उसकी साइड देखो आप, उसकी साइड से ना। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, और इसको अपन क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। बट जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेक्टर अपन काम में लेते हैं हमेशा, के के। पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे आई के आता है, इसको अपन जे के से बताएंगे इसको अपन, और इसका अपन नाम क्या होगा, के के। तो जो अपना एरिया वेक्टर जो अपना आ गया ए वेक्टर, वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, वो तो इसका ए स्क्वायर है, और वो किस साइड में है, के केप के अलोंग है। तो ये अपना आएगा आंसर एरिया वेक्टर। यहाँ पर जो कुछ पार्ट है ना, वो तो अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है, ये आपको आता भी होगा आई होप। बट जो नई चीज अपन सीख रहे हैं वो है डायरेक्शन फाइंड करना। वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एक ही बात अपने ना आप सेट रखे अपने ना खोपड़ी के अंदर, कि डायरेक्शन जो होगी एरिया वेक्टर की, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, है ना। तो ये एरिया के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो दो पॉसिबल है, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। बट अपन क्या मानेंगे इसमें, कौन सा अपन लेके चलेंगे हमेशा, ऑब्जर्वर की साइड का। और जो ऑब्जर्वर जो होगा, देखने वाला जो इसको है, वो कहां पर है, बाहर की ओर है, तो बाहर वाला मानेंगे। और बाहर का मतलब क्या हो गया, जेड एक्सिस, और जेड का मीनिंग क्या होता है, के। दिस इज क्लियर। तो ये अपना आ गया एरिया वेक्टर। एक आधे क्वेश्चन अपन और करते हैं ना, बिकॉज ये जो पॉइंट है बहुत काम का है, इसको आप नोट कर ले, कॉपी और पेन निकाल ले, इसको आप नोट करें, ठीक है ना, है ना। एरिया वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं वो देखना एक बार के लिए आप। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये अपन ने y एक्सिस मान लिया, ये अपन ने x मान लिया, ये अपन ने y मान लिया, और यहाँ अपन ने क्या मान लिया, z मान लिया। मानना क्या है ना, दिख ही रहा है अपने को। और अब की बार एक यहाँ पे अपन ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल मान लो। पहली बात तो इसका जो ओरिएंटेशन जो है इसका है, इसका जो ओरिएंटेशन है वो आप ध्यान दे समझे उसको आप, कि जो ये बॉडी जो है, सर्कल जो है, इसका रेडियस मैंने r मान लिया। लेट्स सपोज अपन ने क्या मान लिया, इसका रेडियस अपन ने r मान लिया। अब समझे इसको कि ये कैसे रखा हुआ है और कौन से प्लेन में रखा हुआ है। तो ध्यान देना एक बार के लिए आप, मैं इसको यहाँ से बता रहा हूँ आपको ना, कि ये x है, ये y है, और z कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब सोचना कि ये जो प्लेट जो है ना, वो कहाँ रखी हुई है, वो रखी हुई है zx प्लेन के अंदर। देखो z कौन सा है, ये वाला है, x कौन सा है, ये वाला है। तो सर्कल जो बनाया हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो उस बॉडी का जो एक्चुअल जो ओरिएंटेशन है, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्शन में आप गलती कर दोगे आप। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि पहली बात आप ये इसमें आइडेंटिफाई करें एक बार के लिए, कि जो बॉडी का प्लेन जो है, बॉडी जो है वो कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो अपनी इस वाले प्लेन में एग्जिस्ट करती है, और वो क्या नाम है उसका, ZX प्लेन। अब आपको ये फाइंड करना है कि फाइंड आउट एरिया वेक्टर।
आपको एरिया फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टरली, है ना। तो कोई भी वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, मैं लिख दूं एक बार के लिए यहाँ पे, इनटू उसकी डायरेक्शन वेक्टर, इनटू उसका डायरेक्शन वेक्टर। नाउ ट्राई कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अब ये फाइंड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बच्चों का काम है, कोई भी कर देगा, बिकॉज ये सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर एरिया है, तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। रहा सवाल इस बात का कि व्हाट इज द डायरेक्शन। अब उसके लिए ये वाला पॉइंट आप वापस से इसको अपना रिकॉल करें, सोचिए एक बार के लिए कि अपना डिस्क यहाँ रखा हुआ है इस प्लेन में, तो इसके नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। परपेंडिकुलर इसका कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ऊपर की ओर क्या है आपका वाई एक्सिस है, उसको अपन जे बोलेंगे, और नीचे की ओर क्या है अपना माइनस जे एक्सिस है या माइनस वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो अपना आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू जे क्यूब, या आप ये बोल दो पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस जे क्यूब, क्योंकि अब की बार जो ऑब्जर्वर है वो हो सकता है कि यहाँ नीचे हो या ऊपर हो ना, तो यहाँ पर दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोनों चलेंगे, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देख लिया आप, नोट कर ले इसको। तो एरिया वेक्टर निकालना सीख रहे हैं अपन, और वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात जो बोल रहा हूँ उसको आप है ना याद कर ले एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ एरिया, दैट इज फाइनल। नोट करिए इसको आप ना, ओके। चलो अब एक आधे क्वेश्चंस भी करते हैं अपन ना, चलो एक और देखते हैं अपन। ये जो अपन ने बात की अब तक एरिया वेक्टर के बारे में, तो मालूम पड़ रहा होगा आपको कि अभी अपन ने जो बॉडीज बनाई है, एक बार अपन ने क्या अज्यूम किया था, स्क्वायर, और अभी मैंने क्या माना, सर्कल। दोनों ही कैसी बॉडी होती है, 2D बॉडीज होती है, 2D, 2 डायमेंशनल, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो एरिया वेक्टर जो होगा वो क्लोज सरफेस के लिए कैसा होगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए कैसा होगा। पहली बात तो क्लोज सरफेस को अपन क्या बोलेंगे, 3D बॉडीज, 3D बॉडीज, कि जिनको ड्रॉ करने के लिए तीनों एक्सिस सही होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, 3D बॉडीज या क्लोज सरफेस। जैसे मान लो मैं एक काम करूं, ये लो मैंने, दिस इज द क्यूबोइड या क्यूब मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन ने क्यूब मान लिया, ठीक है, और इसका जो ये वाला एक्सिस है ना, नो प्रॉब्लम है ना। अब ध्यान देना एक बार के लिए, आपको ये निकालना है इसका जो साइड जो है, अपन ने क्या मान लिया, अपन ने ए मान लिया, साइड इज द ए। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, किस साइड में होगा। पहली बात तो अभी जो अपन ने बात की अब तक, दैट कंप्लीट वाज अबाउट 2D बॉडीज या प्लेन बॉडीज, है ना, और जो अपन अब पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर क्लोज बॉडीज, ये भी काम करेगा अपने लिए ना। बताओ इसमें कि इस वाले, पहली बात तो मुझे बताओ कि क्या कंप्लीट बॉडी का एरिया वेक्टर एक ही होगा या बहुत सारे होंगे। इस कंप्लीट बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर जो होगा वो एक ही होगा या बहुत सारे होंगे। चमकाओ इसको एक बार के लिए, देखो इसमें आप सोचो कि अपन यदि बात करें इस वाले पार्ट के बारे में, जो अपर पार्ट है उसकी बात करें अपन, तो अपर पार्ट यहाँ पर है। पहली बात तो ये जो इसका पूरा जो इमेज जो है आपके माइंड में ड्रॉ होना चाहिए, बोर्ड पे ड्रॉ करने से या कॉपी में ड्रॉ करने से कुछ भी नहीं होगा। यदि आपके माइंड में ड्रॉ नहीं हो पा रहा है तो इसको आप नहीं कर पाओगे आप। ये लो भाई, ये आप मान लो, हालांकि ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन मान सकते हैं ना, आप लोग इतना है ना फ्रीडम मिला हुआ है साइंस में। चलो ऐसा रखा हुआ है बॉडी। अभी मैं कौन से फेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की। बताओ कि इसका एरिया कितना होगा। हालांकि ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, बट मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया है तो ये स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। बताओ इसका एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन, वो रहेगा इसका अपवर्ड, डायरेक्शन रूल हुआ रहेगा अभी, ऊपर की ओर नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, है ना, उसको आप बोल देंगे A1 वेक्टर। और वो कितना होगा, वो होगा ए स्क्वायर इंटू जे के। कैसे भाई, ये x मान रखा है अपन ने, ये y मान रखा है, ये अपन ने z मान रखा है। तो अब की बार जो इसका नॉर्मल जो ड्रॉ होएगा वो z की ओर, सॉरी y की ओर हो रहा है, तो यहाँ पे इतना आएगा। यदि बात करूं मैं इसके बारे में एक बार के लिए, बताओ कि इस वाले फेस का, मतलब कि इस फेस के अपन ड्रॉ करें नॉर्मल, तो इस फेस का जो एरिया तो जो रहेगा वो अभी कितना रहेगा, इसका ए स्क्वायर ही आएगा। पर ध्यान दो, इसका जो नॉर्मल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बाहर की ओर, ऐसे इस साइड में। और चेक करो कि इस साइड में जो नॉर्मल बनेगा
वो किस साइड में होएगा, माइनस एक्स की ओर होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का आई क्यूब, माइनस का आई क्यूब, यहाँ पे आएगा a2 वेक्टर बाहर की ओर ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही अपन भले कोई सा भी निकाल लो आप, इसमें आप भले इसका भी निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। इसका जो एरिया आएगा वो नीचे की ओर आएगा a3 वेक्टर, और दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जेके। ऐसे करके यहाँ पे ना 6 फेस बनेंगे, यहाँ पे 6 है ना फेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हर फेस का जो एरिया है, एरिया वेक्टर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, कि इसका ऊपर की ओर आएगा, इसका नीचे की ओर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिफरेंट चीज जो है वो ये है कि क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस के बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ मैं लिख दूं एक बार के लिए, ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब साफ है बिल्कुल कि आपको यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो आपको ये वाला अज्यूम नहीं करना अंदर वाला, बिकॉज ये सरफेस के अंदर जा रहा है तो ये कभी भी नहीं होगा। तो क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा किसी भी फेस का, वो हमेशा उस बॉडी के आउटवर्ड रहेगा, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा इस चीज का। उतार ले इसको आप। अब तक तो अपन ओनली कहाँ बातें कर रहे हैं, अपन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एरिया वेक्टर। इसके बाद में अपन यहाँ आएंगे तो असली कहानी आपको यहाँ मालूम पड़ेगी, ठीक है ना। उतारे इसको आप, नोट करिए आप, और जो पॉइंट है उसको आप माइंड में सेट करें, उसको आप याद कर ले, ठीक है ना। कि जो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, और यदि आपकी सरफेस एक प्लेन बॉडी है तो वहां पे जो पॉसिबिलिटी है वो दो बन सकती है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो उस केस में डिपेंड कहाँ करेगी बात कि हु इज द ऑब्जर्वर, कि यदि आपका जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर से देख रहा है तो उसके लिए सरफेस जो एरिया वेक्टर आएगा ऊपर की ओर आएगा, और यदि आपका जो ऑब्जर्वर है वो नीचे से ना उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो नीचे की ओर आएगा। ये कहानी किसकी है, प्लेन बॉडीज की, 2D बॉडीज की। लास्ट जो पार्ट कर रहे हैं अपन वो है क्लोज बॉडीज के लिए एरिया वेक्टर। तो हालांकि जो बेसिक फंडा है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, एक मामूली सा डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है कि अब की बार पॉसिबिलिटी जो है दो नहीं बनेगी, एक ही बनेगी, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। तो एरिया तो यहाँ पर है बट जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की ओर होगा, सरफेस से दूर होगा। यह पॉइंट नोट कर ले फटाफट से। अपन आगे बढ़ते हैं, आपको मजा आने वाला है इसमें ना, है ना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वाला, मजा आएगा आपको डेफिनेटली। साथ साथ में आप नोट्स बनाएगा अपना। अच्छा, एक और बात है ना मैं आपसे करना चाह रहा था कि अभी अभी हमारे है ना एक और जो फैकल्टी मेंबर है मैथ्स के, है ना, ओपी सर, ओम प्रकाश सर, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है अपने को। तो आप उनकी वीडियोस देखिए, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो उनके आप वीडियो देखें, जहां आपको डाउट लगे आप कमेंट में उनको आप ना बताइए उस चीज़ के बारे में, ठीक है। ओके, चलो थोड़ा आगे मूव करता हूँ इसमें ना। तो जो अभी तक अपन ने बात की है सारी बातें अपन ने की थी एरिया वेक्टर के बारे में। अब मैं वापस से अपनी जो कहानी पे आ रहा हूँ, जो मेन कहानी अपने को पढ़नी है वो कौन सी है, वो अपना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। चलो भाई देखो इसको, पहली बात तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है ना, इसका जो बेसिक मतलब है वो क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिखूं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally to given surface, given surface. This is the basic definition. It is defined as number of electric field line passing normally, यहाँ पर इस वर्ड को मेरा अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, टू गिवन सरफेस, ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब ध्यान दे, यहाँ पे जो नॉर्मली का मतलब है वो है परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर से कि एंगल जो है वो कितना होना चाहिए 90, ठीक है। ध्यान दे एक बार के लिए, जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक सरफेस मान ली ये वाली, है ना, ठीक है, ये सरफेस मान लिया अपने वाला, और लेट सपोज कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैं एक काम करूँ यहाँ पर कि ये लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर मैंने एक एरिया अज्यूम कर लिया ये वाला, ये लो मान लो अपन एक एरिया अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये वाला।
अब ध्यान दो, मैं आपसे ये पूछूं कि इस एरिया से, इस वाले गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो गया, ये एक बार बताओ कि इस वाले गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रखा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कंसिस्ट हो रखा है, लिंक हो रखा है। तो उसको समझने के लिए ये वाला पॉइंट काफी है आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि किसी भी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है, 90 एंगल पर उससे पास हो रही है, उन नंबर को ही, उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे इसकी बात करूं मैं, तो मैं पूछूं आपसे कि इस वाले एरिया का फ्लक्स कितना है, इस वाले एरिया का फ्लक्स कितना है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर इसका जो फ्लक्स है वो 4 है। कितना आएगा इसका, 4। हालांकि इसका जो यूनिट है वो क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ ओनली वैल्यू के लिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो अभी अपन बात करें कि इस वाले एरिया का कितना फ्लक्स है, तो फ्लक्स कितना होगा इसका, 4 होगा। ये जो लाइन है वो इस एरिया से पास नहीं हो रही है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगी। तो अभी जो इस एरिया का फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्लियर आपको। तो आपको एक बात तो मालूम पड़ रही होगी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात सही है क्या? और दोनों ही पॉइंट अपन ने पढ़ रखे हैं। अपन ने आज एरिया पढ़ लिया कुछ हद तक है ना, और इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है। तो उन दोनों को कंबाइन करके है ना, जो अपन एक मर्ज करके जो कॉन्सेप्ट बनाया है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, दैट इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या एरिया और एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डेफिनेशन है दैट इज लाइक दिस, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा ये बात हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, इसको आप नोट कर ले एक बार के लिए, और ध्यान दें इसके बारे में, आप ध्यान देना एक बार के लिए आप इसमें कि जो फाई ई जो होगा, एक बार के लिए आप ना थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं एक डाल दूं ना। नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता, रुके ना रुके नैना इन्हें। चलो कम टू बैक, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे अपन, फाई ई। जो बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने स्टडी कर लिया। मैं यहाँ पे एक बार और लिख दूं, इट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ठीक है। अब देखो ध्यान दें, जो इसका जो फॉर्मूला जो आता है वो आपको याद करना पड़ेगा। फाई का जो फॉर्मूला है आपको वो याद ही करना पड़ेगा। और जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है ई ए कोस थीटा, ठीक है। आपको ये निकालना पड़ेगा कि फ्लक्स कितना है, तो जो उसका फॉर्मूला रहेगा वो आएगा ई ए कोस थीटा। इसका जो डेरिवेशन जो है आपके बुक में भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है अपने को, बस जो इसका फॉर्मूला है वो आपको याद ही करना है, ई ए कोस थीटा। बस चेक करें इसमें कि ई का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है, और जो एंगल थीटा है वो किन के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर आप याद करें कि ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, और जो ए है वो एरिया का वैल्यू है, और जो थीटा है वो ई और ए के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट काम का है वो ये है, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब ई वेक्टर जो है आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जो ई वेक्टर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस साइड में है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आएगा। आपको ओनली क्या फाइंड करना है, एरिया वेक्टर, और ये फाइंड करना अपन ने आज ही सीख लिया। तो दोनों पॉइंट अपन ने पढ़ रखे हैं, तो अपन इसका आंसर निकाल पाएंगे आराम से। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें ना। आप बताओ मुझे कि यदि एंगल थीटा जो है वो 0 हो, कि ई और ए के बीच में एंगल क्या हो, 0 हो। मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ, सम स्पेशल केसेस। तो पहला पॉइंट है कि इफ, फर्स्ट पॉइंट है थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, कितना हो, 0 डिग्री हो, तो फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई जो अपना बनेगा वो अपना आएगा ई इंटू ए इंटू कोस 0।
एंड व्हाट इज द cos 0 1। तो आपका जो ई ए आएगा इसका आंसर आएगा, और जो ये फ्लक्स होगा वो अपना क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्स होगा। अब देखो उसको डायग्राम से समझते हैं। तो आप ध्यान दें, जैसे अपन काम करें कि लेट सपोज कि यहां पर ये अपन ने एक्स एक्सिस मान लिया, ये अपन ने जेड मान लिया, ये अपन ने वाई मान लिया, और यहां पर एक अपन ने ड्रॉ कर लिया एक रेक्टेंगल इस टाइप का, ठीक है, या स्क्वायर मान लो आप, इसका साइड अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। और मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेट सपोज कि वो ऊपर की ओर एक्ट कर रही है, ऐसे ऊपर की ओर बाहर निकल रही है ऐसे। और जो सरफेस जो है, जो एरिया है, वो अपन ने ये वाला मान रखा है यहाँ पर। तो बताओ कि इसमें, इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले क्वेश्चन में ई और ए में एंगल कितना है। यहाँ पर इस गिवन क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, 0 है या 90। अब देखो ई तो मालूम पड़ रहा है किस साइड में है, वाई की ओर है। रही बात ए के बारे में, एक साइड में होगा। तो ये अभी अपन ने बात की थी कि जो ये बॉडी जो है, जो प्लेन जो है, वो कौन सा प्लेन है, ये वाला ZX प्लेन है, यहाँ पर है। तो इसका एरिया कहाँ पर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो जो अपना एरिया वेक्टर है वो भी अपना किस साइड में है, वाई की ओर है, और जो अपना ई वेक्टर है वो अपना किस साइड में है, वाई की ओर है। तो दोनों क्या हो गए, ये पैरेलल वेक्टर हो गए, और दोनों यदि पैरेलल वेक्टर हो गए तो यहाँ पे ई और ए में एंगल कितना आ गया, 0 आ जाएगा। और यदि ई और ए में एंगल 0 होगा तो उस टाइम पे जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका मैक्स बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। इसी का सेकंड पार्ट जो है वो भी कर लेते हैं अपन। इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो इसमें कुछ ना समझना कुछ भी नहीं, यहाँ पे यहाँ आप 90 पुट करो तो व्हाट विल बी फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू बनेगा आपका 0। तो यदि आपका ई और ए में एंगल कितना हो, 90 हो, उस टाइम पे जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये 2 पॉइंट आप याद रखो। और इसके अलावा यदि और कोई एंगल होगा, इसके अलावा इन दोनों एंगल के अलावा यदि और कोई एंगल आता है तो उसको अपन यहाँ पुट करेंगे, और जो भी अपना आंसर आएगा अपन फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसको आप नोट कर ले। तो आप इस फॉर्मूले को आप याद कर ले, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं ना और आपको ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना यही अपने लिए काम का रहेगा नेक्स्ट 3-4 लेक्चर में। तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ ले एक बार के लिए कि फ्लक्स क्या होता है, ई ए कोस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दे, इसको मैं क्या लिखूं, ई ए कोस थीटा को ये अपन लिख पाएंगे, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। अब चेक करें एक बार के लिए आप कि ई ए कोस को अपन क्या लिख पाएंगे, ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए। यहाँ पे डॉट क्या है, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई है, कि आपने पढ़ रखा होगा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के तरीके दो होते हैं। तो वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन होता है 2 टाइप का होगा, डॉट या कौन सा, क्रॉस। तो यहाँ पे जो कोस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। तो इसी का जो एक और फॉर्मेट बन गया, फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बना अपना, ई डॉट ए। तो भले आप ये वाला काम में ले कोई दिक्कत नहीं है, या भले आप इसको ये वाला इसमें आप यूज करें कोई दिक्कत नहीं है। बस सवाल ये उठता है कि सर कब कौन सा यहाँ पर काम में आएगा, कब कौन सा यहाँ पे अपना काम में आएगा। तो उसके लिए आप ओनली एक ही पॉइंट याद रखो कि यदि आपको ई और ए जो है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। कैसे वेक्टर फॉर्म में, कि लेट सपोज कि ई जो है वो आपको बोल रखा है कितना है, आई प्लस जे माइनस के है, और जो ए जो है मान लो कितना आपका 2i माइनस जे प्लस के है। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है फाई निकालो। तो अभी फाई निकालने के लिए अपन ये वाला काम में ले या ये वाला काम में ले, तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर अपन यहाँ पे ये वाला ही काम में लेंगे। Whenever E and A are given in vector form, in that case to find flux you should always use this formula, ये वाला। और यदि आपको E का जो वैल्यू है वो गिवन हो, कैसे, जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि E जो है वो 10 है, ठीक है, और जो A है वो 20 मीटर स्क्वायर है, और जो एंगल है वो 30 है, फाइंड फ्लक्स। तो इसका जब आंसर निकालने के लिए जो अपन फॉर्मूला काम में लेंगे वो अपन यहाँ पे ये वाला काम में लेंगे। तो दोनों फॉर्मूले करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं इसमें। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू ना सिचुएशंस अपन काम में लेंगे, ये कब काम में आएगा और ये वाला कब काम में आएगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक और पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये फॉर्मूले अपन पढ़ रहे हैं अब तक, ये वाला दोनों मान लो आप, कोई सा मान लो आप, ये ओनली कब काम में आएंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि
एरिया के हर पॉइंट पर, गिवन एरिया के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो आपका, यूनिफॉर्म हो, इक्वल हो, उस टाइम पर ई का वैल्यू या फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन ये वाले काम में फॉर्मूले लेंगे। और यदि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म ना हो कि कैसा हो, वेरिएबल हो, कि उसका जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे क्या हो, चेंज हो रहा है, तो उसको जैसे मान लो मैंने ये मान लिया सरफेस एक, ठीक है। अब देखो मालूम पड़ रहा होगा आपको कि इसका जो सरफेस जो इसका एरिया वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया वेक्टर आएगा वो इस साइड में आएगा, है ना। अभी आपने सीख लिया ना, सरफेस के परपेंडिकुलर वो यहाँ पे इस साइड में आएगा। तो यहाँ पे ई और ए में जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे यदि आपको फ्लक्स निकालना हो तो अपन एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे यहाँ पर, ये अपन एक एलिमेंट मान लिया यहाँ पर मान लो, और इसका जो एरिया है अपन ने कितना मान लिया, डी ए मान लिया, वेरी स्मॉल एरिया डी मान लिया। और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने क्या मान लिया, ई मान लिया। तो जो इसका फ्लक्स बनेगा अभी जो इससे लिंक है, फ्लक्स लिंक स्मॉल एलिमेंट विथ स्मॉल एलिमेंट, वो अपना होगा डी फाई। डी क्यों काम ले रहा हूं यहाँ पे, ये पढ़ रखा है डी जो है दैट इज फॉर स्मॉल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे डी फाई कितना आएगा आपका, ई इंटू या ई डॉट डी ए वेक्टर, ई डॉट डी ए वेक्टर। और यदि आपको नेट फाई निकालना है तो नेट फाई क्या होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आएगा क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज क्यों करेंगे, बिकॉज आपका एक ऐसा बॉडी है, क्लोज बॉडी है, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन या लूप इंटीग्रेशन, सॉरी लूप नहीं बोलेंगे इसको अपन, ये बोलेंगे इसको अपन क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरी बॉडी कैसी आपकी क्लोज बॉडी है, तो पूरी बॉडी के ऊपर अपन जाएंगे चारों ओर, और अपन इस वैल्यू क्या करेंगे अपन, वी विल इंटीग्रेट ई डॉट डी। ये कब काम में लेंगे, व्हेन ई इज नॉट यूनिफॉर्म, ई इज नॉट यूनिफॉर्म, तब भी काम में ले सकते हैं। और यदि आपका जो एंगल का जो वैल्यू है वो आपका फ्लक्चुएट करे, वेरी करे, तब भी अपन इसको काम में लेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आसान फॉर्मूला है, ठीक है। ये कब काम में आएगा, जब आपका जो एंगल है ना ई और ए के बीच में, वो हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो आपका हर पॉइंट पे सेम हो, तब अपन ये वाला काम में लेंगे, आसान वाला फॉर्मेट। और यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल हो, वेरी कर रहा हो, या आपका जो एंगल है ई और ए के बीच में वो वेरी कर रहा हो, तो वहां फ्लक्स निकालने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इसको आप नोट कर ले, है ना। तो यहां से तो मैं इरेज कर रहा हूं एक बार के लिए, और देखना आप इसको ना कि जो फ्लक्स अपना आएगा फाइनली, फ्लक्स का जो फॉर्मूले हैं मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ कि जो फ्लक्स फाई ई आएगा वो कितना आ गया आपका, ई डी ए का इंटीग्रेशन या ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, है ना। और या इसको आप ये बोल दो ई डी ए कोस थीटा, एक ही बात है कि भाई, क्योंकि अपन यदि डॉट को हटाएंगे यहाँ पे तो कोस आएगा, बिकॉज ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, दैट्स वाई ई डॉट डी ए कितना होगा, ई डी ए कोस थीटा। और ये कब काम में आएगा, व्हेन ई इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, या थीटा इज नॉट फिक्स, थीटा इज नॉट फिक्स, दोनों केसेस में ये अपना काम में आएगा। तो फ्लक्स के जो फॉर्मूले हैं वो 1 2 3 4 हो गए, बट इसमें आपको पजल्ड नहीं होना है, आपको बिल्कुल आपको इसमें आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, आसान काम बिल्कुल ही ना। कि ये वाला जो अपन है वो तब काम में लेंगे जब ई और ए में एंगल क्या हुआ आपका, सेम एंगल हो पूरी सरफेस के ओवर, और यदि एंगल वेरी कर रहा है तो अपन ये वाला इसमें काम में लेंगे, ठीक है। अब देखो ये आप याद कर ले एक बार के लिए, ये यहाँ पे जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट ये वाले दोनों पॉइंट याद करने के पॉइंट ही है। अब इसके हेल्प से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखना अपना। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ठीक है भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अपन सबसे आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अब अपन क्वेश्चन करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें यह है कि यदि किसी जगह पर, किसी रीजन में, किसी एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो अपना है I माइनस जे प्लस के, और जो वहां पर जो कोई बॉडी रखी हुई है, सरफेस जो रखी हुई है, उसका जो एरिया वेक्टर है वो है 2I माइनस जे माइनस के, 2I माइनस जे माइनस के। यार एक चीज अपन ने ना मिस कर दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वो चीज देखते हैं एक बार के लिए, है ना। क्वेश्चन के अपन बाद में आएंगे।
कि देखो फ्लक्स तो अपने पढ़ा वो अपना कितना आया ई ए कोस थीटा, बेसिक फॉर्मूला जनरली अपना ये मान के चलेंगे ना अपन। अब मैं ये पूछूं आपसे कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, ऑफ ए फ्लक्स, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो देखो दोनों क्वांटिटीज जो है ये वाली किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यदि आपको इसका यूनिट निकालना है तो इसका फाइंड कर लो आप, और इसका फाइंड करना आसान भी है। देखो कैसे, अपन ने पढ़ रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है न्यूटन अपॉन कूलम, और यहाँ पे ए आ रहा है मीटर स्क्वायर, एरिया है मीटर स्क्वायर में आएगा, और जो कोस थीटा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका यूनिट कितना होता है 1 होता है। तो व्हाट इज द आंसर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये अपना आज में आ गया ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और या इसको आप प्यार से इतना ही बोल दो वेबर, WEBER, ये साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इसका यूनिट हो गया वेबर, है ना। ये कोई साइंटिस्ट का नाम हुआ होगा जिसने यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा इस जगह पर, तो उसको ना ऑनर देने के लिए ये अपन लिख दिया यहाँ पर। तो दोनों जो यूनिट है वो क्या है, इसकी ऐसा यूनिट ही है, किसकी, फ्लक्स की। तो भले आप इसको याद कर ले, भले ही नहीं आप दोनों याद करिए आप, क्योंकि जनरली ये आएगा, बट कई बार क्वेश्चन में या ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। तो दोनों आप याद कर ले कि जो फ्लक्स की जो यूनिट होती है ना, वो होती है न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, या क्या होगी इसकी वेबर, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे WB। अच्छा एक और पॉइंट है इसमें कि ये कैसी क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है। तो आप ध्यान दें फाई इक्वल टू कितना आया अपना, ई डॉट ए आया अपना, फाई इक्वल टू कितना आ गया अपना, ई डॉट ए। क्या हुआ, एक मिनट ना पॉज करना, फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई डॉट ए आया अपना। अब ध्यान दें एक बार के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ई भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ए भी कैसी क्वांटिटी है अपनी, वेक्टर क्वांटिटी है। बट आपको क्या निकालना है कि फाई कैसी क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज में यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपनी खोपड़ी में यह बात आप सेव कर ले बहुत अच्छे से कि जब भी दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई होगा तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो कैसी होगी, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं भले आप कि वेक्टर में और वेक्टर में यदि अपन डॉट करेंगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी कैसी मिलेगी, आपको स्केलर। और यदि वेक्टर को वेक्टर से अपन क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी किस मिलेगी, आपको वेक्टर मिलेगी। ये आप पॉइंट याद रखिए पूरे फिजिक्स के लिए, है ना, लाइफ टाइम जीवन पर्यंत करना ये अपने काम में आएगा कि दो वेक्टर में यदि डॉट होगा, हालांकि डॉट हो या भले क्रॉस हो, दोनों होते किस में है, वेक्टर में ही होते हैं। बट यदि डॉट हुआ है तो जो मिलेगा उनका मल्टीप्लाई वो कैसा आएगा, स्केलर। और यदि क्रॉस हुआ है तो जो मिलेगी क्वांटिटी वो कैसी आएगी, अपनी वेक्टर आएगी। इसीलिए यहाँ पे डॉट तो हो रहा है तो ये फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी आएगी, अपनी स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी बनेगी। ये पॉइंट काम करे। तो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लक्स कि फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा आ गया। इसको यूज लेते हुए अपन इसका यूनिट जो है वो अपन ने फाइंड कर लिया, इतना आ गया, ये मान लो एक ही बात है। और इसके बाद में कैसी क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर इनटू वेक्टर तो क्या बनेगा, वेक्टर। नहीं भाई, यहाँ पे डॉट आ रहा है, दैट्स व्हाई जो क्वांटिटी अपनी बनने वाली है कैसी बनेगी, दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ बेसिक पॉइंट है इसके बारे में, वो आप याद कर लें। अब वापस से मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो अभी अपन ने करने की कोशिश की थी। देखना आप, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में यहाँ पे सरफेस मान लो, रेक्टेंगल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान लो इसको आप। मैं बोलूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इस साइड में है, इस साइड में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्मेट है वो गिवन है आपको, वो है आपका कितना, I माइनस जे प्लस के वेक्टर फॉर्म में गिवन है। और जो एरिया वेक्टर है, इस सरफेस का एरिया भी होगा, कुछ इस सरफेस का एरिया भी होगा। अब वो किस साइड में है ना, वो आपकी हेडेक नहीं है, वो गिवन है आपको 2I प्लस जे माइनस की, ये बोल रखा आपको। और आपको निकालना है इसमें कि व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स, फाई ई कितना होगा, फाई ई, ठीक है। तो पहली बात तो आपका आंसर 3 नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि सर आंसर भी 3, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 बना रखी है अपन ने। अरे 3 तो बना रखी है ना, बट इसका आंसर आपको यहाँ से नहीं निकालना, आपको इसका आंसर आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन में जो डाटा है ये वाले आपको दिए हुए नहीं होते और फिर आपका क्वेश्चन आता है ये वाला,
तो वहां अपन क्या बोलते हैं, इसका आंसर 3 बोलते हैं। बट यहाँ पर हो सकता है कि जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसने ड्रॉ नहीं की है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पूरी उसने ड्रॉ नहीं की है, उसने कुछ ही अपने को दिखाया ओनली ऐसे ना। आपको फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम में आएगा यहाँ पे वो ये वाला आएगा, ई डॉट ए का मल्टीप्लीकेशन है ना, ई डॉट ए। अब ई डॉट ए देखो आप, ई कितना आपका आई माइनस जे प्लस के, और डॉट कितना आपका, डॉट ए कितना है 2i प्लस जे माइनस के। अब देखो यहां तक करना आसान काम है, और यहां तक तो अपनी फिजिक्स काम कर रही थी, बट आगे फिजिक्स काम नहीं करेगी, आगे फिजिक्स नहीं है, आगे मैथ्स आ गई कि यदि किसी को दो वेक्टर को डॉट करना नहीं आता है तो इसका आंसर निकाल नहीं पाएगा। तो यदि आपको नहीं भी आता तो आप टेंशन ना ले, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना एक बार के लिए, आप कुछ पॉइंट याद करें आप कि आई डॉट आई मैं यहाँ लिख दूँ एक बार के लिए आपके ना याद करने के लिए, आई डॉट आई मान लो, या जे डॉट जे मान लो, या के डॉट के मान लो, मतलब कि सेम नेचर में, सेम ना वैल्यू के बीच में, इन सबका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। और यदि डिफरेंट में डॉट करेंगे, डिफरेंट में डॉट करेंगे, जैसे मान लो आई डॉट जे मान लो, या जे डॉट के मान लो, या के डॉट आई मान लो, ये सब के सब क्या है 0 के बराबर होंगे। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद कर ले, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे याद रखे, याद रखे, ये पॉइंट याद रखे, डॉट के लिए ये है ना। अब चेक करें आप, वैसे तो बेसिक जो फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको ये बोलता है कि जो आई जो यहाँ का है वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। बट ध्यान दो, कॉमन सेंस की बात है कि जब ये आई इससे मल्टीप्लाई होगा जैसे, तो क्या बनेगा, ये आई डॉट जे बनेगा, वो कितना बनेगा 0 बन जाएगा। आई डॉट के भी कितना आएगा 0 आएगा। इसीलिए मैं इसको ना अपना समराइज कर रहा हूँ, बाइंड अप कर रहा हूँ कि हर बार मैं आगे से ये ध्यान रखूंगा कि जब भी डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस टाइम पे मैं ओनली आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा, जे वाले को जे से करूंगा, और के वाले कोफिशिएंट को के वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि बाकी के जो है ना जो आएंगे ना कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे आपके 0 के बराबर आएंगे, डिफरेंट वाले तो, क्योंकि आई डॉट आई बचेगा, आई डॉट जे कितना हो गया 0, आई डॉट के भी कितना हो गया 0। तो बार बार अपने काम नहीं करेंगे, तो आज के बाद में अपन ओनली इतना याद रखेंगे कि डॉट वाले केस में आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से, और के को के से। अब सोचना, अच्छा भाई यहाँ पे जो कोफिशिएंट आई का वो कितना है, जिसका कोई नहीं होगा ना उसका 1 होता है, 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आई केप है, और ये कितना है माइनस का 1 जे केप है, ये 1 के केप है ना। बाय डिफॉल्ट अपन ये मानते हैं कि जिसका है ना जिसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता ना वो वहां पे अपन 1 मानते हैं, ठीक है। सोचिए आपकी ये 1i इंटू क्या है 2i, 1i इंटू 2i, इसको आप एक साथ करें। अब माइनस जे इंटू क्या है प्लस जे, तो ये आ जाएगा माइनस जे डॉट जे, ये कितना है प्लस के डॉट माइनस के, या अब सोचिए आपकी यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 2 बनेगा, और इंटू में क्या है आई डॉट आई, वो कितना बन जाएगा आपका 1 बनेगा। तो ये पूरा कितना आ गया आपका 2 आएगा, ये आपका -1 आएगा, और ये आपका कितना आएगा -1 आएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 0 वेबर, या 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये आपका आएगा फ्लक्स का वैल्यू, ठीक है। तो सीखने की बात ये है कि डॉट मल्टीप्लाई में आपको आई को आई से करना है, जे वाले कोफिशिएंट को जे से करना है, और के वाले कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है। जो रिमेनिंग जो वैल्यूज होगी टर्म्स जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी 0 बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना आएगा 2, -1 इंटू +1 कितना आएगा -1, और +1 इंटू -1 कितना आएगा -1, तो 2 -1 -1, तो कितना आंसर आ गया 0 आ गया। तो जो फ्लक्स बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो कितना आएगा आपका 0 आएगा। आप डायग्राम पे नहीं जाए है ना, ओनली आप क्वेश्चंस की जो वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग काम करें, फाई जो बनेगा अपना 0 आएगा, ठीक है। अच्छा एक और देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हालांकि जो फ्लक्स है उसके जो क्वेश्चंस है अपन आगे और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखना आप। अब की बार जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चन आपको डायग्राम की हेल्प से आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर एक ये सरफेस है, ये मान लो सरफेस मान लिया हमने, थोड़ा अच्छा ना तो ना सुंदर सा ना, ठीक है। इसकी जो ये रेक्टेंगल मान लो आप, इसका जो लेंथ है जो विड्थ है इसकी अपन ने क्या मान ली
2 मीटर मान ली, और जो ये है इसकी लेंथ जो है अपन ने कितनी मान ली, 4 मीटर मान ली। अब ये भी 4 बनेगी, ये भी कितनी बनेगी, इसकी 2 बनेगी, नो डाउट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे काम कर रहा है। मैं बहुत सारे लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं ओनली एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अपन कितना मान लिया, 10 न्यूटन अपॉन कूलम मान लिया। और आपको मैं ये बोल दूं कि इस सरफेस में, जैसे मान लो कि सरफेस यहाँ रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है किसी एंगल पर, दिख रहा है आपको यहाँ पे एरो मार्क, ऐसे काम कर रहा है। तो इस सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो मैंने आपको बोल दिया कि वो जो एंगल है आपके, वो मान लो 30 मान लो। आप कितना मान लिया अपन ने, 30 मान लिया। आपको निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स, ये लिखूं मैं इसको, फ्लक्स लिंक विथ सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन है। समझ ले इसको आप ना डायग्राम की हेल्प से कि ये रेक्टेंगल मान लिया अपन ने, जो लेंथ है वो 10 है और जो विड्थ है वो कितनी मान ली अपने, 2 मान ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे नहीं है, वो किसी एंगल पे टिल्ट हो रखी है ना। और जो एंगल है आपकी बार किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और सरफेस के बीच में, दैट इज गिवन 30। नाउ यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स लिंक विथ सरफेस। ठीक है, आप ध्यान दे, यहां पर अपन कौन सा फॉर्मूला काम में ले, क्या मुझे यहाँ पर फाई इक्वल टू ई डॉट ए काम में लेना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर ई और जो ए है वो वेक्टरली गिवन आपको नहीं है, वो आपको वैल्यू वाइज गिवन है, आपको वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर अपन ये वाला काम में नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन लेंगे काम में कौन सा, ई ए कोस थीटा। अब आपको ओनली सिंपली बहुत ध्यान से देखते हुए आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी कि सर ई कितना है, सर ए कितना है, सर एंगल कितना है। अब ई का वैल्यू कितना है उसमें कोई संकट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, दैट इज गिवन डायरेक्टली 10। और जो एरिया जो है बॉडी का वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रेक्टेंगल है एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी। एल कितना है इसका, 10 है या 4 है, 4 मान रखा अपन ने ना, तो यहाँ पे 4 इंटू कितना 2 आएगा, 8 बन जाएगा। अब रहा सवाल कोस थीटा, व्हाट इज द एंगल। अब मैंने वहां पे आपको लिखवाया था बहुत प्यार से बहुत ध्यान से कि जो एंगल है वो कौन सा काम में है, लेंगे अपन हमेशा ई और ए के बीच का, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। अब ई वेक्टर तो फिक्स कर दिया पहले से, 10 दे रखा है। अब इस सरफेस का जो ए वेक्टर होगा वो किस साइड में है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो किस साइड में है, तो ध्यान दे, सरफेस ये वाला डायग्राम बनाएंगे अपन, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो सरफेस के 90 एंगल पे बाहर की ओर से आएगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की ओर है, पहली बात तो ये। इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऊपर की ओर ऐसे आएगा, दिस इज द एरिया वेक्टर, अपवर्ड आएगा। और ई वेक्टर जो है वो इस साइड में है, तो मुझे एंगल चाहिए किसके बीच में, ई और ए के बीच में, तो एंगल जो मेरे लिए काम करेगा वो ये वाला रहेगा। अब सोचिए कि ये जो पूरा एंगल है यहाँ पर, ये कितना आपका 90 है, उसमें 30 आपको ये वाला ना काउंट हो गया, तो जो ये वाला एंगल बनेगा कितना आएगा आपका, 60 आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो एंगल है वो कितना यहाँ पे आएगा काम का, 60 आएगा। जल्दीबाजी में बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि यार क्या क्वेश्चन आया, मजा आ गया इसमें ना, मजा नहीं आएगा आपको ना, बाद में आपको बहुत दुख होगा इस चीज का। कि बहुत ध्यान से काम करें, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन ई एंड ए, दैट इज ओनली यूजफुल फॉर अस, है ना। और आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में होता भी यही अक्सर कि आपको एंगल आपको ये वाला गिवन होता है हमेशा। तो यहाँ पे cos 60 आएगा। नाउ सॉल्व इट, 10 इंटू 8 कितना बनेगा 80, इंटू cos 60 कितना बनेगा 1/2, दिस विल बी 40 वेबर, या आप इसको बोल दो 40 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स का वैल्यू आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा, मैं एक बार के लिए वापस से ना पूरा रिकेप कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। आज अपन ने बात की, अच्छा गाउस लॉ जो अपना टॉपिक है वहां तक अभी अपन गए नहीं है, उसको अपन टच भी नहीं कर पाए अभी, है ना। बट मुझे इतना आइडिया हो रखा है अब तक कि जो गाउस लॉ है वो किस काम में आएगा, वो बड़े सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो अपन फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प से, और बहुत ही आसानी से अपने आंसर आएंगे, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा एक बड़ी बॉडी से, एक स्फीयर से या एक प्लेट से, तो वो फाइंड करने के लिए अपन ये वाला काम में लेंगे। बट वहां तक पहुंचने के लिए जो पहला जो स्टेप है, जो पहला ऑब्स्टेकल है, वो अपना क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब वो समझा अपन ने, तो वहां अपन ने बात की बेसिकली कि ये जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो किसी सरफेस से पास हो रही है, उसको अपन ने डिफाइन कर दिया वैसे, और जो फॉर्मूला आपने लिखा वो ये वाला आ गया
ई डॉट ए मानो या आप ई ए cos थीटा मानो आप। अब ई और ए का है ना, यदि आपको ई और जो ए है वेक्टरली गिवन होंगे तो अपन ये वाला काम में लेंगे, और यदि आपको ई और ए जो है वो वैल्यू वाइज है ना गिवन होंगे तो अपन ये वाला काम में लेंगे। बट हमेशा ध्यान रखिए जो एंगल है वो आप ई और ए के बीच का चेक करें हमेशा। तो कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको एंगल, जैसे यहाँ पे अपन कर दिया कंफ्यूज 30 दिया हुआ रहेगा, तो कुछ बच्चे ना बावड़े होते हैं, बिल्कुल ही पागल होते हैं, सनकी होते हैं, वो सीधा कुछ ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे एंगल 30 पुट कर देंगे, अपना आंसर रॉन्ग कर देंगे, है ना। घर जाकर उनको मालूम पड़ेगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उससे बचने के लिए एंगल जो है 60 यहाँ पे काम में आएगा, तो आपका जो आंसर है वो 40 आ गया अपना आंसर, ठीक है ना। एक आधे क्वेश्चन और इसमें रह गए अच्छे वाले ना, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप, है ना। और जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है मेरे को, है ना, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को अपना सब्सक्राइब कर दे आप, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे जो आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है सबसे पहले आपको मिल जाएगी ना। सपोर्ट करें आप बिल्कुल, है ना। ठीक है, थैंक यू।